हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 63rd बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो साइंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो हुआ है दोस्तों, उसमें साइंस का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लॉजिक क्या है कि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता है, एज इट इज़ रिपीट होता है। 10 से 15 क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, आपको पहले का अनुभव हो तो जरूर है कि 10 से 15 क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चन में, और कुछ नए क्वेश्चन भी रहते हैं। लेकिन नए क्वेश्चन भी आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है तो आप नए क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट को उन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दिया रहता है, नया क्वेश्चन नहीं बन रहा है बीपीएससी में। और चूंकि इन दिनों नेगेटिव मार्किंग आ गया है दोस्तों, इसलिए एक एक नंबर आपके लिए मायने रखेगा। और साइंस दोस्तों बहुत आसान प्रोसेस, साइंस में अगर हल्का फल्का मुश्किल से 15 से 20 मिनट डेली मेहनत कर दिया जाए तो आप पूरा नंबर ला सकते हैं साइंस में, और जो आपके रैंक में बहुत ज़्यादा उछाल लाएगा दोस्तों। और पोर्शन आपका अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन साइंस दोस्तों 100% आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। आइदर आप साइंस के बैकग्राउंड से रहे हो या ना रहे हो, फिर भी दोस्तों आप अगर हल्का फल्का मेहनत करेंगे तो साइंस में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। ओके, तो आज हम दोस्तों 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 64, 65, 66 बीपीएससी का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, और आगे जो भी बचा हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से देख लें। आपका जब भी एग्जाम है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक साथ मिलना बहुत कम उम्मीद है कि आपको एक साल का क्वेश्चन एक साथ मिल जाए। आपका अगर कोई बुक भी अगर बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पुराना क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। इतना ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन का कंपटीशन रहता है, एकोमुलेशन रहता है कि स्टूडेंट्स कहता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, नहीं कर पाएगा ज़्यादा के चक्कर में। लेकिन यहाँ पर हम ईयर बाई ईयर 63rd, 64, 65, 66, 60 से लेके जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको ईयर वाइज ईयर किस साल कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपको हम बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ज क्रिस्टल। क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन दोस्तों सारा एक्सप्लेनेशन हमारा हिंदी में रहेगा, तो कोई हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है तो आप फियर ना करें, आसान है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, क्वार्ज क्रिस्टल इन क्लॉक आर, जो क्लॉक में क्वार्ज क्रिस्टल, आपने भी कभी हैंड वॉच पहना होगा दोस्तों, तो उसमें आप अगर लाइट रात के समय अगर किसी लाइट के सामने उसको रखते हैं, अगर फिर बाहर निकाल लेते हैं तो देखते हैं वो चमकदार होता है। तो वो चमकता है किसके कारण? क्वार्ज के कारण। उसमें क्वार्ज का क्रिस्टल रहता है, जिसमें इसमें उसका एक प्रॉपर्टी है ल्यूमिनेशन का, कि लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, बाद में फिर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो वही है कि घड़ी में जो क्वार्ज क्रिस्टल होता है वो क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम डाइऑक्साइड होता है, जर्मेनियम डाइऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, या कोई नहीं होता है, या इनमें से कोई एक अधिक होता है। देखिए, तो जो क्वार्ज होता है दोस्तों, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है, जिसको हम एमोर्फस कार्बन भी कहते हैं, या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन क्रिस्टलाइन या कौन एमोर्फस है। तो याद रखिएगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो आपका एमोर्फस सॉलिड है। ओके, या इसी को हम क्वार्ज क्रिस्टल भी कहते थे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ज क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो क्लॉक में हम क्वार्ज क्रिस्टल यूज करते हैं वो क्या होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो SiO2। Quartz watches are battery powered. The gears are regulated by tiny crystal of quartz. Quartz is the most common form of crystalline silica. Okay, crystalline silica एक common form है। Silica is an oxide of silicon. Silica oxide, silicon का ही oxide है। Quartz is the second most common mineral on the earth surface. मतलब अर्थ सरफेस पे दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मटीरियल है, मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन। ब्रोमीन आप सुने होंगे दोस्तों नाम, ये हेलोजन फैमिली का है, एटॉमिक नंबर इसका 35 होता है। तो ब्रोमीन क्या है? ये कलरलेस गैस है, ब्राउन सॉलिड है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, रेड लिक्विड है, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, ब्रोमीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे मरकरी जो है मेटल है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसी प्रकार से ब्रोमीन भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये एक रेड लिक्विड होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज रेड लिक्विड। ब्रोमीन इज रेड लिक्विड। ब्रोमीन इज ए ब्राउनिश रेड लिक्विड एट एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब अगर रूम टेम्परेचर कह सकते हैं उस पर ये क्या होता है? तो ब्राउनिश रेड लिक्विड होता है। इट इज द ओनली नॉन मेटेलिक एलिमेंट दैट इज लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। साधारण टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी है, एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। इट इवेपोरेट इजली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाए तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। इट इज लेस एक्टिव केमिकली देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन बट मोर एक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन के कंपेरिजन में केमिकली ये लेस एक्टिव होता है,
और फ्लोरीन के कंपेरिजन में, बट मोर एक्टिव देन आयोडीन, लेकिन आयोडीन से ज़्यादा होता है। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज कभी पढ़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला होता है नीचे वाला से ज़्यादा एक्टिव तो होता ही है केमिकली, और नीचे वाले से ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए ब्रोमीन के ऊपर कौन कौन है, ब्रोमीन के ऊपर है फ्लोरीन, क्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन केमिकली ज़्यादा एक्टिव है ब्रोमीन से, लेकिन ब्रोमीन जो है आयोडीन से ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि आयोडीन सबसे नीचे है, तो इसलिए आयोडीन सबसे कम केमिकली एक्टिव है। इट इज़ द थर्ड लाइटेस्ट हेलोजन, हेलोजन का सबसे थर्ड लाइटेस्ट है। ये आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है, तो हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक होता है एंटीमनी। ऑल राइट। ब्रोमीन अकर इन कंपाउंड प्रेजेंट इन सी वाटर, सी वाटर में जो भी कंपाउंड मिलता है उसमें आपको ब्रोमीन मिल सकता है। नेचुरल ब्राइन्स एंड साल्ट लेक इवेपोरेट, नेचुरल ब्राइन और साल्ट लेक इवेपोरेट में ही ब्रोमीन मिलता है। एटॉमिक नंबर इसका 35 होता है, सिंबल Br है, ग्रुप 17 होता है, पीरियड 4 है। ऑल राइट, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग आर। आपने कभी गैस वेल्डिंग देखा होगा दोस्तों। गैस वेल्डिंग जब देखिएगा तो वहाँ पर दो पाइप से कनेक्शन आया हुआ रहता है, जहाँ पर वो गैस बर्न करता है, गैस से वो वेल्डिंग करते रहता है। देखिएगा दो पाइप से वहाँ पर कनेक्शन आया हुआ रहता है। एक गैस से तो उसको वो LPG वगैरह लेते हैं, और दूसरे गैस में उसको एसिटिलीन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। ओके, तो वेल्डिंग में जो गैस यूज होता है उसको क्या नाम है, ऑक्सीजन एंड एसिटालीन। ऑक्सीजन और एसिटालीन गैस का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीजन एंड एसिटालीन। Gases used in welding are oxy and acetylene. Oxy-acetylene welding is very common welding process. Welding में इसका बहुत common use किया जाता है। In oxy-acetylene welding, the flame produced by the combination of the gases melt the metal faces of the workpieces to be joined, causing them to flow together. मतलब उसको मेल्ट करके फिर से वो उसको फ्लो करवा देते हैं। Because steel melt at a temperature above 1500 डिग्री सेल्सियस, the mixture of oxygen and acetylene is used as it of the only गैस कॉम्बिनेशन विथ इनफ हीट टू वेल्ड स्टील। मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों मिलकर, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जिसके कारण आसानी से वेल्डिंग का प्रोसेस हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ आर। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। जो हम क्लॉथ को वॉश करने के लिए, साफ करने के लिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। कई प्रकार का डिटर्जेंट, आप रिन यूज़ करते होंगे, सर्फ एक्सेल यूज़ करते होंगे, घड़ी यूज़ करते होंगे, फेना यूज़ करते होंगे, सब अपना अपना सुविधा के अनुसार यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उसमें जो डिटर्जेंट में जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइसल्फोनेट होता है, बिस्मथेट होता है, या सल्फोनेट होता है, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। देखिए दोस्तों, डिटर्जेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, सल्फोनेट। डिटर्जेंट में क्या होता है, सल्फोनेट होता है। हाँ, यही आपको वॉशिंग सोडा पूछता। वॉशिंग सोडा में क्या होता है, तो वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा Na2CO3.10H2O, वो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा में। डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन करा सकता है। डिटर्जेंट आर यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ, उसमें क्या होता है, सल्फोनेट होता है। द सर्फेक्टेंट इन डिटर्जेंट इंप्रूव वाटर्स एबिलिटी टू वेट थिंग स्प्रेड ओवर सर्फेसेस एंड सीप इनटू डर्टी क्लॉथ फाइबर। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है ऐसा उसमें चीज़ होता है कि जो हमारे जो क्लॉथ में जो गंदगी होता है दोस्तों, उसको भीतर तक जाके उसको गंदगी को निकालने का काम करता है। तो ये सर्फेक्टेंट का ही काम होता है। A detergent is a surfactant or a mixture of surfactant that have cleaning properties in a dilute solution with water. A detergent has general structure, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, R सल्फोनेट सोडियम प्लस, वेयर R इज लॉन्ग अल्काइल ग्रुप होता है, जहाँ R क्या है तो लॉन्ग अल्काइल ग्रुप है। मोस्ट डिटर्जेंट है अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, जो अधिकतर डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, अल्काइल बेंजीन का सल्फोनेट होता है। डिटर्जेंट टेंड टू बी मोर सॉल्युबल इन हार्ड वाटर देन सोप बिकॉज द सल्फोनेट ऑफ डिटर्जेंट डजंट bind calcium and other ions in hard water as easily as the carboxylase in soap does. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वीट, हमारे पसीने से या मानव के पसीने से जो भी एलिमेंट रिलीज होता है वो कौन कौन सा है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पसीने से बहुत सारे एलिमेंट रिलीज होता है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव। आंसर हो गया मोर देन वन ऑफ द एबव। पर्सिपिरेशन मतलब पसीना कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, लैक्टेट एंड यूरिया। इसके अंदर आपका वाटर हो सकता है, कुछ मिनरल है, कुछ लैक्टेट है, और यूरिया भी होता है। स्वीटिंग इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच द ह्यूमन बॉडी रेगुलेटेड टेम्परेचर, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो पसीने के माध्यम से ही करता है। स्वीट ग्लैंड एक्सक्रीट स्वीट इन रिस्पॉन्स टू नर्वस स्टिमुली, प्राइमरी हीट स्टिमुली बट ऑल्सो इमोशनल एंड गस्टेटरी फूड स्टिमुली। कई प्रकार का स्टिमुली होता है जिसके कारण जो हमको पसीना निकलता है। Thermoregulatory sweetening is regulated by signal from the hypothalamus structure in the brain and occurs diurnally in the day and nocturnally at the night. दिन में और रात में दोनों समय हो सकता है, हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन होता है।
देखिए द मिनरल कंपोजिशन ऑफ पर्सिपिरेशन, जो हमारे पसीने में मिनरल का क्या क्या कंपोजिशन होता है, कितना कितना परसेंटेज होता है देख लेते हैं। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब माइन्यूट क्वांटिटी में बहुत सारा चीज़ होता है। ट्रेस मेटल, कुछ मेटल भी होता है, देखिए उसमें जिंक है, कॉपर है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, लीड है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट केमिकल कंपोजिशन वेराइज एज पर द ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल। आदमी क्या खाता है और क्या पीता है, इस पर भी उसका केमिकल जो है कंपोजिशन वेराई कर सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पॉजिटिवली चार्ज्ड, केमिस्ट्री से द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड। आप एटम के बारे में जानते होंगे दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा एटम है, ओके। तो एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। एटम के बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन तो हमारा क्या है, न्यूट्रल है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमसे सेंटर में पूछा है, तो ये सेंटर है दोस्तों। तो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यही हमसे पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है सेंटर में वो किस पे होता है, तो न्यूक्लियस पे होता है, ओके। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ही हमारा मोर करेक्टली आंसर जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स प्रोटॉन डाल सकते हैं कि प्रोटॉन पे भी तो चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन आपसे सेंटर में पूछा है तो न्यूक्लियस ही तो सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रोटॉन है। जब हम न्यूक्लियस का नाम लिए हैं, इसका मतलब हमने उसमें प्रोटॉन को ही तो इंक्लूड किया है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन ही है जिस पे चार्ज होता है। तो हम न्यूक्लियस जब नाम ले ही लिए हैं, इसका मतलब प्रोटॉन उसमें इंक्लूडेड है। ऑल राइट, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। The positively charged part at the center of the atom is called the nucleus. The nucleus is a collection of particles called proton which are positively charged and neutron which are electrically neutral. जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो हमारा न्यूट्रल होता है। हेंस इट मेक्स द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, यही कारण है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। द न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। According to the rules of electricity, this force between the proton and the neutron overcome the repulsive electric force that would otherwise push the protons apart. इतना मतलब स्ट्रांग होता है कि प्रोटॉन वहां से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी से क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक एमंग द फॉलोइंग। यहाँ कुछ ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कि कौन कौन सा एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, आपने सब का नाम सुना होगा कभी न कभी दोस्तों। ये सारा एंटीबायोटिक्स है, ये सब चीज़ क्या है, एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, या फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी, वो कौन था, हमारा पेनिसिलिन था, जो फंगस से बना था। लेकिन एस्पिरिन भी एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल यूजुअली लोग जब एंटीबायोटिक के फॉर्म में फीवर होता है तो पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक है। सल्फाडाइजिन भी हमारा क्या तो एंटीबायोटिक है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 5 जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। Antibiotics, also known as antibacterial, are medicines that destroy or slow down the growth of the certain bacteria. एंटीबायोटिक का मतलब क्या, जो एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया के ग्रोथ को या बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, वही हमारा क्या तो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स वर्क्स by destroying the cell walls of bacteria but it cannot treat viral infection as the virus does not have cell wall। देखिए एंटीबायोटिक्स, बहुत सुंदर लाइन लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि इसके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो सेल वॉल को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे। ओके, सेल वॉल को जैसे डिस्ट्रॉय कर देगा तो बैक्टीरिया खुद ब खुद डेड हो जाएगा। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन को रोक नहीं सकता है, इट कैन नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। किसी को वायरल फीवर हो जाता है लेकिन फिर वो एंटीबायोटिक खाता है। एंटीबायोटिक इसलिए खा रहा है दोस्तों, वहाँ वायरस को वो मतलब मार नहीं रहा है, वायरस को मारने का मेडिसिन तो हमारे पास है ही नहीं। ओके, वो क्या करता है कि हाँ, उसके कारण कोई और बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। बैक्टीरिया अगर कोई, क्योंकि वायरस जब आता है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है। कोई दूसरा भी आसान जो बैक्टीरिया हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में हैं, वो भी हमारे शरीर में अंदर आके हमको बीमार कर सकते हैं। तो वो हमको बीमार ना करे, इसलिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। और अगर किसी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे अंदर चला भी गया तो वो उसके ग्रोथ को रोक देता है, जिसके कारण हम फर्दर इन्फेक्शन से बच जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन तो खुद ब खुद हमारा बॉडी है 1 से 2 दिन में उसको रिमूव कर देगा, लेकिन उसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको हम बूस्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। पेनिसिलिन आर ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग दैट अटैक ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। पेनिसिलिन भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग का है जो कि कई सारे बैक्टीरिया पे काम करता है। द डिस्कवरी इज एट्रीब्यूटेड टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हमने इसके बारे में पहले बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन का खोज किया था, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर था इनके द्वारा। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड और एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहते हैं, जो कि सैलिसाइक्लिक एसिड का डेरिवेटिव है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड माइल्ड एनाल्जेसिक के फॉर्म इसका हम यूज़ करते हैं।
इट हेल्प्स रिलीव पेन एंड स्वेलिंग, मतलब कभी किसी को मान लीजिए किसी के कट के कारण या किसी और के कारण एक्सेसिव पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है या कहीं पर स्वेलिंग हो गया है, तो उसके कारण हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, एस्पिरिन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल इज ए कॉमन पेन किलर, ये भी एक पेन किलर है विच यूज टू ट्रीट एसेज एंड पेन, मतलब बुखार के कारण अगर किसी प्रकार को आदमी को पेन होने लगता है तो हम वहाँ पर पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। सल्फाडाइजिन इज बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नॉन एज सल्फा एंटीबायोटिक्स, सल्फाडाइलिन जो कि सल्फा एंटीबायोटिक्स फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। देखिए इसमें से कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपसे मोस्टली कार्बोहाइड्रेट पूछा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो देखिए वीट तो कार्बोहाइड्रेट है ही, ओके, वीट में कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बार्ली में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो राइस में होता है। यही कारण है कि देखते होंगे जो अपना थर्ड राइस आंसर होगा, कहने का मतलब वीट बार्ली राइस में सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन अच्छा खासा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होता है तो राइस का होता है। इसलिए राइस का कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे देश में। हम सब जो है या कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या जो भी हमारा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, इसमें चावल पर बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। कारण क्या है, चावल में इतना सारा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है कि वो अपना डेली का काम, मतलब डेली को काम करने के लिए हमको जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको चावल से राइस से मिल जाता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ओके। तो इस चीज़ से आप ध्यान रख सकते हैं कि राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैवीएस्ट मेटल एमंग द फॉलोइंग, जो आपको कुछ ऑप्शन दिया उसमें से सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी जो है हैवीएस्ट मेटल कौन है, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटिनम का आप देखते होंगे इसका क्या कहते हैं आभूषण बनता है दोस्तों, लोग बहुत सारे ब्रेसलेट बनाते हैं इसका, या डायमंड वगैरह ये नेकलेस वगैरह में भी प्लेटिनम का यूज होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेसलेट बनाने में प्लेटिनम का यूज होता है। मरकरी से ज़्यादा आपका इसको और कैसे समझ सकते हैं, देखिए दोस्तों मरकरी का जो है डेंसिटी और प्लेटिनम का जो डेंसिटी है, तो प्लेटिनम का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मरकरी का डेंसिटी कम क्यों होता है, आप देखे होंगे मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में मिलता है, इसलिए जो सॉलिड है तो उसका तो डेंसिटी ज़्यादा होगा ही होगा, नो डाउट। मरकरी का जो एटॉमिक मास जो है प्लेटिनम के एटॉमिक नंबर मरकरी का ज़्यादा होता है, प्लेटिनम का कम होता है, लेकिन फिर भी मरकरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, प्लेटिनम का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हैवीएस्ट मेटल है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, याद रखिएगा फोर्थ। द हैवीएस्ट मेटल एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्लेटिनम, इन सारे ऑप्शन में जो सबसे हैवीएस्ट मेटल है वो आपका प्लेटिनम है। द मास ऑफ एन एटम और ए मॉलिक्यूल इज रेफर्ड एज द एटॉमिक मास, एटम का मास क्या होता है तो उसका जो एटॉमिक मास उसको एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब पीरियडिक टेबल में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता है, एंड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और ऊपर से नीचे जाने पे भी एटॉमिक मास बढ़ता है। द हैवियर मेटल हैज़ ए हाई डेंसिटी, जो हैवियर होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जैसे देखिए गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम आपका सबका 79 उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, सिल्वर का 47 होता है, मरकरी का 80 होता है, प्लेटिनम का 78 होता है, मतलब प्लेटिनम का जो है मरकरी से एटॉमिक नंबर कम है, लेकिन दोस्तों डेंसिटी देखिएगा तो मरकरी का डेंसिटी है 13.56 और प्लेटिनम का डेंसिटी है 21.45, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, ऑल राइट, इसलिए हमारा प्लेटिनम आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, जो हम सब स्टेनलेस स्टील जो यूज़ करते हैं घरों में वो किसका एलॉय होता है, किसका मिक्सचर होता है, आयरन निकल का, आयरन क्रोमियम का, कॉपर क्रोमियम का, आयरन एंड जिंक का, या मोर देन एबव, या नन ऑफ द एबव। तो हमारा 5 ऑप्शन ही करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में कई सारा जो है एलिमेंट को मिलाया जाता है, आयरन है, निकेल है, क्रोमियम है, कॉपर है, इन सब का थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन रहता है, जिंक है, कार्बन है, इन सबको थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है, तो ऑप्शन हमारा ई जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। स्टेनलेस स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन और क्रोमियम तो है ही, ओके। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जो स्टेनलेस स्टील है वो हमारा आयरन और क्रोमियम का एलॉय है, लेकिन जो स्टील है दोस्तों, स्टील खुद में आयरन है, उसमें कार्बन है। स्टेनलेस स्टील आर स्टील कंटेनिंग एटलीस्ट 10.5% क्रोमियम, मतलब स्टेनलेस स्टील ऐसा स्टील है जिसमें कम से कम 10.5% क्रोमियम होना चाहिए, लेस देन 1 to 2% कार्बन होना चाहिए, अदर एलॉइंग एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम भी है, कार्बन भी है, और स्टील का जो भी उसमें जो कंसंट्रेशन होता है, मिक्सर होता है स्टील में, वो सब तो है ही, इसलिए आंसर हमारा ई जाएगा। देखिए स्टेनलेस स्टील में क्या क्या है, तो बहुत सारा चीज़ है।
कार्बन है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, निकेल है, मोलिब्डेनम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब है। लेकिन आपका क्रोमियम ध्यान रखेंगे दोस्तों 16 से 18% होता है। इसलिए अगर ऑप्शन में मोर देन एबव नहीं रहता या ई ऑप्शन नहीं रहता तो हम आयरन और क्रोमियम को ही मारते। ओके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ई जाएगा क्योंकि ई ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द केमिकल नेम ऑफ विनेगार। विनेगार का यूज़ बहुत सारे लोग करते होंगे, आपने देखा होगा। तो विनेगार जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक एसिड या इथाइल एसीटेट। तो मिथेनॉल क्या होता है? हमारा एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, वही हमारा क्या है? मिथेनॉल है, एसिटिक एसिड CH3COOH। द करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड। द केमिकल नेम ऑफ विनेगार इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जो कि 2 कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। विनेगार इज मेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द फैमिली एसिटोबैक्टीरियोसी। एसिटोबैक्टीरियोसी फैमिली से इसको बनाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एसिटिक एसिड, वाटर एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर केमिकल विच में इंक्लूड फ्लेवरिंग। मतलब वाटर होता है, एसिटिक एसिड होता है, कुछ और भी थोड़ा और दूसरा एलिमेंट देते हैं जो उसको फ्लेवर में देने में हेल्प करता है। स्प्लिट विनेगार इज स्ट्रॉन्ग वेराइटी ऑफ विनेगार मेड फ्रॉम शुगर केन एंड डबली फर्मेंटेड। मतलब जो स्प्लिट विनेगार होता है उसको हम शुगर केन से बनाते हैं फर्मेंटेशन करके। द फर्स्ट फर्मेंटेशन चेंजेस शुगर इनटू एल्कोहल वाइल द सेकंड फर्मेंटेशन चेंज अल्कोहल इनटू एसिडिक एसिड। जो फर्स्ट फर्मेंटेशन होता है वो हम क्या करते हैं? शुगर को अल्कोहल में चेंज करते हैं, और दूसरा फर्मेंटेशन में हम अल्कोहल को एसिडिक एसिड में चेंज करते हैं। ऑल राइट, ध्यान रखिएगा। तो विनेगार क्या हमारा? एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, द एसिड यूज इन कार बैटरी। कार बैटरी में हम जो इस एसिड का यूज करते हैं वो हमारा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। आसान क्वेश्चन है, ये आपने कई बार बनाया भी होगा। तो कार बैटरी में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। द एसिड यूज इन बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी यूज इन सल्फ्यूरिक एसिड that has been diluted with water at least 37% concentration to level car of automatic battery acid is 30 से 50% वो क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर बॉटल इज। जब आप सोडा बॉटल, आप चाहे पेप्सी यूज़ करें, तो पेप्सी आप कभी ना कभी पिए होंगे। यूजुअली लोग समर में तो पीते ही हैं चिल करने के लिए। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, बहुत सारा जो वेराइटी मार्केट में आप पी रहे हैं इन दिनों। तो आप लोग रेड बुल वगैरह सभी पूछते हैं। तो लेकिन जो आपका सोडा वाटर बॉटल होता है दोस्तों, तो उसमें जो गैस निकलता है, आपने कभी उसको स्क्यूज किया होगा, मतलब हिलाया डोलाया होगा, उसके बाद देखिएगा उसमें से थोड़ा बहुत गैस निकलता है। वो कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग ऑफ सोडा वाटर बॉटल इज कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर अप टू 1200 पाउंड पर स्क्वायर इंच। When the pressure is released by opening, the soda water contain the liquid। यही सोडा वाटर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमसे वहाँ से बाहर निकलता है। ऑल राइट, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों 63rd BPSC का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को कम कर दिया दोस्तों। कारण क्या था? वो सब क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसलिए उन क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं किए। वो सभी को आता ही होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ओके, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, कंसेप्चुअली इसके पीछे लॉजिक जो है, कंसेप्ट जो वो सीख के जाएं, कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो कम से कम इसको गलती ना करें। और बहुत सा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि रिपीट होता है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर अगर पूरा साइंस का क्वेश्चन देख लेंगे तो देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन जो रिपीटेड है। 63, 64, 65, 66, 7th और जो भी 60 से है चला आ रहा है दोस्तों, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है, लेकिन ज़्यादा करने के चक्कर में दोस्तों आप कम ही नहीं कर सकते। तो एक मतलब एक कहते नहीं, सीमित कर लीजिए अपने संसाधन को, अपने रिसोर्सेज को सीमित कर लीजिए। ज़्यादा पढ़ने पर फोकस मत कीजिए, कम पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। 10 जगह 1-1 मीटर गड्ढा खोदने से बेहतर है कि एक ही जगह 10 मीटर का गड्ढा खोद ले, वहाँ पर पानी मिलने की चांस हमको ज़्यादा मिल सकती है। इसलिए हमने लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों, जो कि अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ऑल राइट, कोई क्वेरी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अपने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छे से आपको हम सामने और भी चीज़ें को ला सके। समय समय पर जो भी BPSC से अपडेट आता है दोस्तों, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।